2016 में होंडा ने सिविक का एक टर्बोचार्ज्ड वेरिएंट लॉन्च किया जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुई और कुछ ही अरसे के बाद उसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मसले आ रहे थे। लोगों ने काफ़ी पसंद तो किया उस गाड़ी को, लेकिन इशू आने की वजह से उस गाड़ी को उसकी प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। लेकिन फिर होंडा ने हार नहीं मानी और 2019 में सिविक टर्बो का एक फेस अपलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च किया जो कि जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में पहले से बेहतरी लाई गई, उसके इश्यूज़ को ख़त्म किया गया और एक नए फेस के साथ इसको लॉन्च किया गया। अब जब ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आई तो इस गाड़ी की काफ़ी सारी हाइप बनी हुई थी क्योंकि ये गाड़ी आराम सुकून से ग्रैंडी को तो आराम सुकून से पीछे छोड़ रही थी, बल्कि ये गाड़ी मार्क एक्स जैसी पावरफुल कार और 2400 सीसी इंजन वाली होंडा एकॉर्ड को बड़ा टफ टाइम दे रही थी। और ये गाड़ी थी होंडा सिविक की 10th जनरेशन 1.5 RS। अब ये एक 1500 सीसी इंजन यूज़ करती थी, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये टर्बोचार्ज इंजन होने की वजह से रेगुलर सिविक से बहुत ज़्यादा थी पावर के मामले में। ये तकरीबन 174 bhp प्रोड्यूस करती थी, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के लिए एक बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म के नंबर्स हैं। और आराम सुकून से ये जो गाड़ी है अपने कंपेटिटर्स जैसा कि करोला ग्रैंडी और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि मार्क एक्स और इसके साथ साथ होंडा सिविक एकॉर्ड को भी आराम से टक्कर देने की सलाहियत रखती थी और इस वजह से इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और आज की वीडियो में इसी गाड़ी का हम रिव्यू करेंगे। सो ये हमारे पास इस वक्त मौजूद है 2021 मॉडल होंडा सिविक टर्बो RS। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा, इसका एक्सटीरियर देखेंगे, इस गाड़ी का हम इंटीरियर देखेंगे और साथ ही साथ आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताई जाएगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड बाकी मालूमात हासिल करने के लिए। तो चलें रिव्यू को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस वाली गाड़ी की बात करूं तो ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन है जो कि 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है और इस गाड़ी के अंदर आपको एक 7 स्पीड CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि भाई अगर ये टर्बोचार्ज्ड इंजन है और CVT ट्रांसमिशन है तो इसकी फ्यूल एवरेज क्या होगी? गाड़ी तो बहुत पावरफुल है लेकिन फ्यूल एवरेज के मामले में ऐसा हो सकता है कि ये गाड़ी इतनी अच्छी ना हो, तो आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि फ्यूल एवरेज के मामले में भी ये गाड़ी पिछली सिविक से बहुत बेहतर थी। तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से सिटी में तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज सुकून से प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ लॉन्ग पर इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 14 किलोमीटर से लेकर कई जगहों पर 17 किलोमीटर्स भी लोग क्लेम करते हैं, जो कि ये गाड़ी आपको आराम सुकून से प्रोवाइड करती है। फेस अपलिफ्ट की बात अगर करते चलें तो फ्रंट साइड पर आपको इस गाड़ी के अंदर कंप्लीट LED लाइट्स मिलेंगी जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ साथ ये जो इसकी ब्लैक कलर की ग्रिल है जिसके ऊपर ख़ास तौर पर ये जो आपको RS का बैज नज़र आ रहा है, ये तो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। प्लस अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखेंगे तो इसके ये फॉग लैंप्स प्लस इसकी एग्रेसिव किस्म की लाइट्स, उसके साथ ये ब्लैक ग्रिल गाड़ी को एक खूबसूरत किस्म की लुक प्रोवाइड करती हैं। और वैसे भी होंडा की जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर आती हैं या ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर आती हैं, अपने कंपेटिटर्स की निस्बत होंडा की गाड़ियाँ दिखने में ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आती हैं, इनकी लुक्स काफ़ी खूबसूरत होती हैं और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स होंडा की गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं लुक्स की वजह से। फ्रंट पर अगर आप देखें तो आपको बहुत ही विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी, काफ़ी मस्कुलर किस्म की शेप है फ्रंट साइड से जो कि इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत बनाती है। और अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते चलें, अच्छा जी, अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो साइड पर जैसा कि आपको गाड़ी की फ्रंट साइड पर काफ़ी सारी कैरेक्टर लाइंस नज़र आती हैं, गाड़ी फ्रंट साइड से काफ़ी अग्रेसिव लुक्स के साथ आती है। इसी तरह गाड़ी की जो साइड है ये भी काफ़ी खूबसूरत है और कैरेक्टर लाइंस इस पर भी आपको बड़ी विजिबल किस्म की नज़र आती हैं। सबसे पहले तो आप अगर देखें तो हमारे पास काइंड ऑफ दो शोल्डर लाइंस हैं जो कि एक फ्रंट अगर आप देखें तो लाइट से चलती हुई यहाँ पर आकर मर्ज हो जाती है, फेड हो जाती है बेसिकली, और फिर यहाँ नीचे से एक और शोल्डर लाइन स्टार्ट होती है जो कि बिल्कुल पीछे तक चली जाती है और इसकी जो लाइट्स हैं उनमें जाकर ख़त्म होती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको एक बहुत ही विजिबल किस्म की वेस्ट लाइन नज़र आएगी जो कि काफ़ी नीचे से आपको नज़र आती है और ये गाड़ी की साइड से काफ़ी खूबसूरत लुक इसको प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको बेसिकली आजकल गाड़ियों के अंदर आपको DRLs मिलते हैं जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर इसके DRLs मिलते हैं जो कि नॉर्मली ऑन ही रहते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी की अगर रिम्स की मैं बात करूं तो जो 2016 और 17 वाली गाड़ी थी उसके अंदर आपको 16 इंचेस के अलॉय रिम्स मिलते थे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको 17 इंचेस के रिम्स मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड आते हैं और प्लस इसका जो पांचवा रिम है जो कि स्पेयर टायर है वो भी 17 इंचेस का ही है। उसके साथ साथ रिम्स की शेप काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप डिटेल्स देखें तो ये ग्रे और सिल्वर फिनिश के अंदर है, डायमंड कट
स्टाइलिंग के अंदर, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर मैकफर्सन्स मिलते हैं, जबकि बैक साइड पर आपको इसमें मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत मज़े की है। थोड़ी सी हार्ड है, स्पोर्टियर राइड आपको इसमें मिलती है। इसके साथ साथ इसकी जो ग्रिप है वो बहुत मज़े की है। अगर आप थोड़ा पीछे हैं, साइड मिरर्स इसके बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर हैं। ये रिट्रैक्टेबल ऑटो होते हैं। इंटीरियर के अंदर एक बटन है जिसकी मदद से इनको फोल्ड कर सकते हैं या अनफोल्ड कर सकते हैं। प्लस इनमें आपको एलईडी इंडिकेटर भी मिल जाता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। सो बेसिकली अगर गाड़ी की चाबी आपके पास है तो आपने सिंपल इस तरीके से इसके लैच के ऊपर हाथ डालना है और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और उसमें आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, चाबी के ऊपर कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप डोर लैच को ग्रिप करेंगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और वापस लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको ये जो बटन दिया गया है, आप इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। इस तरीके से इसका लॉक और अनलॉक वाला प्रोसेस काम करता है। ऊपर आपको इसमें सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आप पीछे आ जाएंगे, अच्छा एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि ये जो RS वाला वेरिएंट है, बेसिकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में, ओरियल में और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में डिफरेंसेस है। जिसमें अगर एक्सटीरियर की मैं बात करूं तो इसमें आपको फ्रंट पर RS का बैज मिल जाता है। इसकी लाइट्स फेस अपलिफ्ट वाली होती हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रिल के अंदर ग्लॉसी ब्लैक मिलता है। प्लस अगर आप देखें तो इसकी ये जो डोर लैचेज़ हैं फ्रंट और बैक साइड पर, ये क्रोम के अंदर आते हैं। जबकि जो दूसरी वाली गाड़ी होती है सिंपल ओरियल जो है, उसके अंदर आपको ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बैक साइड पर आएँ तो यहाँ पर इसका ये आपको फ्यूलेड ओपनर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, टायर से एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, इसमें जब ये गाड़ी स्टॉक आती है तो आपको जनरल का ही टायर मिलता है। नाम चेंज होता है, बहरहाल वो टायर बेसिकली जनरल ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये वाली जो गाड़ी है इसमें आफ्टर मार्केट योकोहामा के टायर्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि अभी कुछ ही टाइम पहले इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी टोटल चली हुई कितनी है, तो रफली ये गाड़ी अभी 16,000 किलोमीटर्स चली हुई है। और ये जो टायर्स इसमें डले हुए हैं, ये मतलब अगर आप हार्डली कहें तो 2000 से 3000 किलोमीटर्स इन टायर्स के ऊपर चली हुई है। तो ये इसमें ब्रांड न्यू योकोहामा के टायर्स इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं, जो कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस गाड़ी को ख़रीदते हैं तो आपको वो बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी चीज़। अच्छा जनाब, गाड़ी की अगर रियर साइड की बात करें तो सबसे पहले तो ओरियल और इसके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। जो सबसे विजिबल डिफरेंस आपको नज़र आएगा यहाँ पर, वो है इस गाड़ी का ये रियर स्पॉइलर। ये दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक और काम भी करता है, और वो है इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाना। सो हाई स्पीड्स पर ये स्पॉइलर एक प्रॉपर एरोडायनामिक्स को बेहतर करने का काम करता है, जो कि आपको बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। इसके साथ साथ जो दूसरा डिफरेंस है वो है ड्यूल एग्जॉस्ट। इस गाड़ी की रियर साइड पर आपको दो एग्जॉस्ट मिलते हैं, जो कि प्रॉपर वर्किंग हैं। ये कॉस्मेटिक्स के लिए ऐड नहीं किया हुआ है। ये दोनों प्रॉपर वर्किंग एग्जॉस्ट हैं, जबकि जो ओरियल वेरिएंट आता है सिंपल वाला, उसमें आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिल जाता है। जैसा कि 11th जनरेशन के अंदर भी आपको यही चेंजेस मिल जाते हैं। इसके साथ साथ RS और नीचे आपको VTEC टर्बो की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि सिर्फ आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलती है। और यहाँ पर आपको सिविक की ही ब्रांडिंग नज़र आएगी। अगर इसकी लाइट्स की बात करते चलें तो कुछ लोग इन लाइट्स को C शेप कहते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको हेलोजन और LEDs के कॉम्बिनेशन में लाइट्स मिलती हैं। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। इसके साथ साथ जो इनके टर्न इंडिकेटर्स हैं और जो रिवर्स लाइट्स हैं, वो भी इन्हीं के अंदर इंटीग्रेटेड फॉर्म में मर्ज किए गए हैं, जो कि यहाँ पर ऊपर ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जो कि गाड़ी को रियर साइड से दिखने में काफ़ी खूबसूरत बनाता है। इसके साथ यहाँ पर आपके पास मिड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास होंडा का बैज आ जाता है। रियर बम्पर हमारे पास बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। और इसके बूट की अगर बात करें तो इसके बूट को आप डिफरेंट तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर बटन मौजूद है, तो इसकी मदद से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको चाबी से इसके बूट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके बूट के अंदर क्योंकि स्प्रिंग नहीं आता, तो आपको चाबी जब आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन तो हो जाएगा, लेकिन इसको ओपन करने के लिए आपको स्टिल हाथ यूज़ करना पड़ेगा, जो कि अगर स्प्रिंग होते तो ज़्यादा आसान हो जाता। तीसरा तरीका ये है कि गाड़ी के अंदर दरवाजे में आपको एक बटन मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिकल बटन होता है। उसको आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट जो है ओपन हो जाएगा। सो ये सारी ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपके पास ऊपर शार्क फिन एंटीना भी है। रियर साइड पर अगर आप देखें तो इस विंड स्क्रीन के अंदर आपको डीफॉगर वगैरह मिल जाएगा। विंड स्क्रीन की अगर बात करें तो ये गाड़ी अगर आप देखें बैक साइड से इसको, तो ये एक फास्ट बैक डिज़ाइन में आती है, जो कि अगर आप देखें इससे पहले गाड़ियों को देखें तो ज़्यादातर जर्मन गाड़ियाँ ऐसी आती थीं जो कि इस तरह की फ़ास्ट बैक डिज़ाइनिंग के अंदर आपको मिलती थी। और सिविक के अंदर इस फास्ट बैक होने की वजह से ये दिखने में बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत लगती है और अट्रैक्टिव शेप में नज़र आती है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे कि इंटीरियर के अंदर जब आप बैठेंगे
और आपकी हाइट अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपका सर जो है इसके रूफ़ के साथ टकराए, वो हम वीडियो में आगे चलकर चेक भी करेंगे। अच्छा जनाब, अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करते चलें तो अब ये वाला जो फेस अप लिफ्ट था, इसके अंदर आपको कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर दे दिया गया था। इससे पहले गाड़ी के अंदर टू टोन जैसा कि सिविक में इंटीरियर आता है वैसा आता था, बट इसका कंप्लीट इंटीरियर ब्लैक कलर के अंदर है। नो डाउट कि ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। कई लोगों के लिए नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो ये ब्लैक इंटीरियर के साथ गाड़ी बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप जैसे ही नज़र डालेंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, आपको इस गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। पैडल शिफ्टर से जब आप वैसे तो इस गाड़ी का रिस्पॉन्स अगर हम दूसरी सिविक के साथ कंपेयर करें तो बहुत ही क्विक है, बहुत ही फास्ट है, क्योंकि इस साइज़ की गाड़ी के लिए 170 के करीब हॉर्स पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि इस गाड़ी को भगाने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसका 0 to 100 का टाइम आपको बताऊं तो तकरीबन रफली 6 से 7 सेकंड के दरमियान ये टाइम आता है, जो कि बहुत फास्ट है। प्लस आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, और अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखेंगे तो वैसे तो इसके पैडल शिफ्टर्स इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं अगर मैं मटेरियल की बात करूँ, लेकिन स्टिल जो प्लस वाला पैडल शिफ्टर है उसके नीचे आपको प्लास्टिक की इस तरीके से डिज़ाइनिंग मिलती है कि जब आप उसके ऊपर टच करते हैं तो प्रॉपर आपको एहसास होता है कि यार ये प्लस वाली साइड है, जबकि जो माइनस वाला है वो बिल्कुल सिंपल है। तो आप जब हाई स्पीड्स पर गाड़ी को चलाते हैं, नॉर्मली आपका ध्यान पैडल शिफ्टर्स की तरफ नहीं होता, तो उस सूरत में आपको टच करने से ही पता चल सकता है कि कौन सा वाला प्लस वाला है, कौन सा वाला माइनस वाला है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। प्लस आपको यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो क्रूज़ कंट्रोल है ये बिल्कुल बेसिक वाला होता है, एडॉप्टिव नहीं होता। इसके साथ साथ आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। सिविक की जो ये वाली जनरेशन है, 10th जनरेशन, इसमें एक फ़ॉल्ट भी था जो कि इसके स्टीयरिंग रैक का था। अक्सर लोगों ने उसको फेस किया है, लेकिन कई ऐसे लकी यूज़र्स हैं इस गाड़ी के जिनको ये वाला प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं हुआ। अ, अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला हुआ है, आपके पास 10th जनरेशन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपकी सिविक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक तो ये वाला स्टीयरिंग रैक का मसला था, दूसरा इसकी जो बैटरी थी उसका इशू था। कई गाड़ियों के एसी इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते, लेकिन सेम जनरेशन की कई गाड़ियों के एसी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक प्रॉब्लम और भी था, इसकी जो विंडोज़ हैं ये फ्रंट वाली दोनों विंडोज़ ऑटो तो हैं, लेकिन एक तो इनकी ऊपर और नीचे होने की स्पीड इतनी फास्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप दोनों विंडोज़ को एक साथ अप या डाउन करते हैं तो दोनों विंडोज़ एक साथ ऊपर नीचे नहीं जाती। दोनों विंडोज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, एक पहले ऊपर हो जाती है, दूसरी बाद में ऊपर हो जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे मसले इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी सिविक के अंदर इनमें से कौन सा मसला आया है। इंटीरियर की अगर मज़ीद बात करें तो बड़ा ही आपको डायनामिक किस्म का डैशबोर्ड मिलता है। इसको आप 3D शेप भी कह सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। उसके बाद आपके पास इंटीरियर के अंदर सिल्वर ट्रिम है, ब्लैक के साथ ये सिल्वर ट्रिम, और दरमियान में आपको एक पैटर्न मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। उसके साथ साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप आपके पास मिल जाता है। गाड़ी के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा, तो अगर आप वहाँ से उसको ऑफ या ऑन करना चाहें उसके लिए आपको एक अलग से बटन दिया जाता है। नॉर्मली गाड़ियों के अंदर 4 स्पीकर्स होते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें 4 मेन स्पीकर्स हैं और 2 आपको इसमें ट्विटर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर डोर के ऊपर ऑप्शंस की बात करते चलें तो हमारे पास विंडोज़ को लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं। आप विंडोज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके साथ साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, और इसके जो साइड मिरर्स हैं उनको आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड या अनफोल्ड भी कर सकते हैं। सिंपल आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे, और इसी तरह इनको आप अनफोल्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसके दरवाजे के अंदर ट्रंक को ओपन करने के लिए एक बटन भी दिया जाता है। सो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो जो इसका ये फेस अपलिफ्ट आया था, इसमें एक ये चेंज भी किया गया था कि इसका जो मीटर है उसका जो हीट इंडिकेटर है और जो फ्यूल इंडिकेटर है उसको वाइट से चेंज करके रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अगर इस गाड़ी की मैं बात करूँ तो यस, आप इसको ये कह सकते हैं कि ये नए मीटर वाली गाड़ी है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट रेड कॉम्बिनेशन मिलता है। प्लस आपको यहाँ पर एक इसके अंदर इको की लाइट मिलती है, जो कि बेसिकली इसके मीटर के बिल्कुल ऊपर 2 लाइट्स हैं। लाइट्स के बार आपको नज़र आ रहे होंगे, तो जब आप इस गाड़ी को इको के अंदर ड्राइव कर रहे होंगे तो ये ग्रीन कलर में जलेंगे। जैसे ही आप इस गाड़ी को थोड़ा सा हाई रेव पर शिफ्ट करेंगे ये वाइट कलर के हो जाएंगे, और या आप इसको अगर यहाँ से स्पोर्ट्स मोड पर शिफ्ट करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक गिमिक नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉपर स्पोर्ट्स मोड नहीं है, इसमें सस्पेंशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। सिंपल स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करने से आपका जो इंजन है ECU उसको हाई रेव करने पर शिफ्ट कर देता है। तो नॉर्मली अगर आप 2500 पर ड्राइव कर रहे हैं, 2500 RPM पर आप चला रहे हैं गाड़ी को, या 2000 RPM पर चला रहे हैं गाड़ी को, जैसे ही आप स्पोर्ट पर शिफ्ट करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली 2000 से 3000 RPM पर शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एक इंस्टेंट पावर बूस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उस सूरत में ये गाड़ी जो है फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो वो चीज़ भी आप माइंड में रखिएगा।
उसके साथ साथ इसमें आपको एक सेपरेट इकॉन का बटन भी मिलता है जिसको आप ऑन या ऑफ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इकॉन के अंदर ये गाड़ी आपको काफ़ी बेहतर फ्यूल एवरेज दे सकती है, जैसा कि 15 से लेकर 17 की फ्यूल एवरेज आराम सुकून से आप इससे लॉन्ग ड्राइव पर हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर तब जब आप इसको 100 से 120 किलोमीटर्स या 125 किलोमीटर्स की लिमिट के अंदर अंदर चला रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि 160 या 140 पर जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि इसकी फ्यूल एवरेज ड्रॉप हो जाए। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको डिस्प्ले मिलता है, जो फ्रंट साइड पर ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। सो बेसिकली ये एक एंड्रॉयड पैनल है जिसके अंदर आप एंड्रॉयड की तमाम तर ऐप्स जो हैं उनको चला सकते हैं। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो एंड्रॉयड पैनल है ये काफ़ी फास्ट है, और इसका जो परफॉर्मेंस का टाइम है वो भी काफ़ी क्विक है। अगर मैं इसको पुराने वाले शेप के साथ, जो कि फेस अपलिफ्ट नहीं थी, उसके साथ अगर कंपेयर करूं तो ये उसके मुकाबले में काफ़ी फास्ट है और काफ़ी क्विक है। क्योंकि दूसरी वाली जो गाड़ी थी उसमें ये एक मसला भी था कि उसका एंटरटेनमेंट सिस्टम बहुत स्लो था। स्टिल आप चेंज तो करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिविक के अंदर आपको दो स्क्रीन्स मिलती हैं, जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको एक सेपरेट एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन मिलती है, जो कि बेसिकली इस ही एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ मिरर हुई हुई होती है। तो अगर आप ये फ्रंट वाला एंटरटेनमेंट सिस्टम, इसका जो ये पैनल है, इसको चेंज करते हैं तो जो बैक साइड वाली स्क्रीन है वो समझ लें कि बेकार हो जाती है। और कई केसेस में अगर आप उस स्क्रीन को इसके साथ मिरर कर भी लेते हैं, बट स्टिल वहाँ से आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा इसमें इशू था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तंग भी थे। लेकिन इस वाले फेस अपलिफ्ट के अंदर आपको ये जो अब मिल रहा है ये काफ़ी फास्ट है, और प्लस इसमें आपको डैश कैमरा का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि इंटीरियर कैमरा है, और उससे आप कोई भी वीडियो कॉलिंग अगर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। अच्छा, अब ये वाली जो जनरेशन है एसी की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई लोगों का एसी अच्छा नहीं चलता, लेकिन कई लोगों का सेम जनरेशन सेम मॉडल का एसी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जो मेरा नॉलेज है, जो मेरे पहचानने वाले हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनके मुताबिक किसी का एसी बहुत अच्छा है, किसी का एसी इतना अच्छा नहीं है। तो ये भी इसमें एक प्रॉब्लम था। बहरहाल ये वाली जो गाड़ी मैं अभी चला रहा हूँ, इसकी एसी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। उसके अलावा इसमें नीचे आपको एक यहाँ स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसमें आप अपना फ़ोन वगैरह या कोई भी चीज़ रख सकते हैं। पीछे अगर आप देखें तो आपके पास गियर नॉब आ जाती है। सो बेसिकली इसके अंदर आपको पार्क का ऑप्शन मिलता है, रिवर्स है, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको ब्रेक होल्ड का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आपने ब्रेक होल्ड को एक्टिवेट किया हुआ है, तो उस सूरत में जब आप गाड़ी को किसी चढ़ाई वगैरह पर ब्रेक अप्लाई करके रोकते हैं, और दोबारा जब आप गाड़ी को पिक करने की कोशिश करते हैं, तो आपने ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। आप ब्रेक से पाँव उठा भी लीजिए, गाड़ी स्टिल ब्रेक मोड के अंदर ही रहेगी उस वक्त तक जब तक आप इसका एक्सेलरेटर प्रेस नहीं कर लेते। तो ये काफ़ी आसानी हो जाती है, ख़ासतौर पर जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में किसी इंक्लाइन पर जा रहे होते हैं, तो उस सूरत में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक तो आती है, और ये पाकिस्तान की पहली सेडान थी, मतलब ये वाली जनरेशन जो थी, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक दी गई थी। उससे पहले सारी मैनुअल आती थी। अब तो खैर काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स दे दी गई हैं, बट मेरे ख्याल से शुरुआत इसी गाड़ी से हुई थी। उसके बाद पीछे आपके पास एक अच्छा और डिसेंट साइज़ का स्टोरेज कंपार्टमेंट है। मज़े की चीज़ ये कि आप इसकी ये जो आर्म रेस्ट है, इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और ये उठाएंगे अगर आप, तो इसके अंदर आपके पास एक डिसेंट किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। आगे आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स हैं। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी रियर स्क्रीन है, उसको यूज़ करने के लिए आपने सिंपल इसको बैक साइड से लिफ्ट करना है और आपकी स्क्रीन बाहर आ जाएगी। तो रियर पैसेंजर्स जो हैं वो प्रॉपरली अपने स्क्रीन का जो व्यू है, जो भी उस पर चीज़ चल रही है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि किसी भी गाड़ी के अंदर होती है, और वो होती है गाड़ी की सीट्स। सो इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये आपको फैक्ट्री से ही ब्लैक कलर के अंदर मिलती हैं। एक और चीज़ कि अगर मैं इसकी सीट्स को कंपेयर करूं सिविक ओरियल के साथ, तो थोड़ी सी इसकी सीट्स आपको हार्ड फील होती हैं। आई डोंट नो कि पैडिंग का मसला है या उसके अंदर फोम का मसला है। बहरहाल थोड़ा सा इसकी सीट्स में बैठकर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हार्ड है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि ये ग्रिप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करती हैं, तो हाई स्पीड्स पर ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आपको देंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोलिक हाइट एडजस्टर है। तो आप इसकी सीट्स की जो हाइट है उसको आप रेज़ या ड्रॉप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन ये मैनुअल है। प्लस आप इसकी सीट्स को आगे या पीछे इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं, और सिमिलरली इसकी जो बैक रेस्ट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं।
जो चीज़ मुझे इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है इस गाड़ी की सीट्स के ऊपर रेड कलर की स्टिचिंग, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। और दिखने में भी जब आप इसका मीटर देखते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी सारा रेड पोर्शन नज़र आता है, प्लस इसकी सीट्स के अंदर ये रेड स्टिचिंग, तो नो डाउट कि ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त नज़र आती है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर सनरूफ है, और सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर बटन्स दिए जाते हैं, जिसमें एक बटन की मदद से आप इसका जो सनरूफ है उसको ओपन या क्लोज़ करेंगे। मतलब एक साइड पर इसका सनरूफ ओपन हो जाएगा, दूसरी साइड पर क्लोज हो जाएगा, और फिर अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो इसका सनरूफ जो है वो टिल्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ से देखें तो इसमें आपको फ्रंट पर दो लैंप्स का ऑप्शन दिया जाता है। इनको आप पुश करते हुए भी ऑन कर सकते हैं, और दोनों लैंप्स को आप डोर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस सूरत में जो भी दरवाज़ा गाड़ी को ओपन होगा, इसकी लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी। प्लस ऊपर आपके पास सनशेड्स मौजूद हैं, जिनके ऊपर आपको प्रॉपर वैनिटी मिरर का ऑप्शन दिया जाता है, और ये ऑप्शन आपको दोनों ही साइड्स के ऊपर दिया जाता है। उसके अलावा जी आपको फ्रंट पर एक अच्छा और डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। आपको फ्रंट पर दो एयर बैग्स मिलेंगे, जो कि सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी हैं। सो ये है सारे का सारा मामला फ्रंट साइड पर। आइए इसकी रियर साइड पर चलते हैं। अच्छा जनाब, गाड़ी की रियर साइड की अगर बात करें, सबसे पहले इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन की बात करते हैं। मेरी हाइट तकरीबन 5859 के करीब है, और मुझे ये लगा था कि इसमें जो ज़्यादा हाइटेड पर्सन है वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा इस रूफ़ की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो स्टिल इसमें तकरीबन 3 से 4 इंच का गैप है मेरे सर में और इसके रूफ़ में। तो अगर आप 6 फुट तक की आपकी हाइट है तो आप बैक साइड पर कंफर्टेबल तरीके से इसमें बैठ सकते हैं। रियर सीट्स की कुशनिंग काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। उसके अलावा नी स्पेस आपके पास मज़े का है, आराम से आप इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसमें दरमियान में क्योंकि हम्प है, तो सिर्फ 2 बंदे बैक साइड पर कंफर्टेबल इसमें सफ़र कर सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो फिर 2 ही बंदे रियर साइड पर आप बैठ सकते हैं। अगर मैं इसको ग्रैंडी के साथ कंपेयर करूं तो 2-3 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं जो कि ग्रैंडी के अंदर आपको ऑफर नहीं की जाती। सबसे पहले तो इसमें रियर साइड पर आपको एयर वेंट्स दिए जाते हैं, जो कि स्टिल आपको ग्रैंडी में नहीं मिलते, और जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए वेंटिलेशन का कोई भी मसला नहीं होगा, वो कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। लेकिन ग्रैंडी में स्टिल आपको एक और अच्छी चीज़ मिलती है, वो ये कि उसमें रियर फोल्डेबल सीट्स मिल जाती हैं, जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं होती। प्लस आपके पास यहाँ पर एक आर्म रेस्ट है, तो आप कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी में रियर साइड पर सफ़र जो है वो कर सकते हैं। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू होंडा सिविक 1.5 RS 2021 मॉडल का 10th जनरेशन का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा, और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर आपके साथ इस गाड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर किया जाए, और कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें सारी आपके साथ शेयर की जाएँ, ताकि नेक्स्ट अगर आपका माइंड बनता है इस गाड़ी को ख़रीदने का, तो आपकी काफ़ी उस सूरत में हेल्प हो जाएगी। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये 2021 का मॉडल है गाड़ी, जो कि इसकी आस्किंग प्राइस है वो है 8.2 मिलियन, 82 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है। नॉर्मली आप शायद सोचें कि ये प्राइस ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख़्याल से इस वक्त 2021 मॉडल की अगर आप मार्केट में प्राइस देखेंगे तो कुछ लोगों ने 85 डिमांड की हुई है, कुछ लोगों ने 78 की हुई है, कुछ लोगों ने 80 की हुई है, कुछ ने 84 की हुई है इसके साथ के मॉडल की, और सेम गाड़ी की मैं बात करूं। लेकिन कुछ गाड़ियों के माइलेज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ की प्राइस बहुत हाई है। इस गाड़ी की ख़ास बात यह है कि एक तो ये लो माइलेज है, 16,000 किलोमीटर्स चली हुई गाड़ी है। दूसरी बात ये है कि ये गाड़ी, इसके साथ जो टायर्स आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे वो भी ठीक ठाक कॉस्टली टायर्स हैं, तो वो आपको इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, योकोहामा के ब्रांड न्यू टायर्स, तो वो आपको बाद में इसमें लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात ये कि गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है, और आप जब इसको विज़िट करके देखेंगे तो आपको वाकई में अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में, और नंबर इस गाड़ी को इस्लामाबाद का लगा हुआ है। बहुत मज़े का नंबर है। सो ये था आज का रिव्यू। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।